हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुरेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का बैच स्टार्ट किए हैं। यह बैच RO-ARO 2022 प्रारंभिक परीक्षा तथा खंड शिक्षा अधिकारी BO प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे संस्थान के द्वारा मित्रों लॉन्च किया गया है। आप सभी जो है इस ग्रुप से जुड़कर, हमारे संस्थान से जुड़कर इस कक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं मित्रों। और हाँ, जो लोग पेड कोर्स अभी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो जो है इस वीडियो को जो है लगातार देखते रहें। ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्री ही जाने वाली है, तो आप लोग इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए। और साथ साथ में ये जो PPT हम लोग बना रहे हैं, इस PPT के साथ साथ में आप अपने नोट्स जो है बनाते चलिए, क्योंकि जो नोट्स की सुविधा हमारे संस्थान के द्वारा जो है उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जो हमारे संस्थान का बैच जो है ज्वाइन करते हैं। तो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन मटेरियल आपको फ्री में मतलब जो संस्थान को ज्वाइन करेंगे उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज के हमारे सारे बैच होंगे ये RO-ARO के लिए, वो सारा आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करवाया जाएगा जो हमारे संस्थान के बैच को ज्वाइन करेंगे मित्रों। तो कुल मिलाकर एक रिक्वेस्ट और भी है मित्रों कि जब भी आप हमारे लेक्चर को आप देख रहे हैं तो बीच से उठाकर मत देखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि समझ में ना आए या कम समझ में आए। इस वास्ते जो भी लेक्चर आप लोग देखिए उसे एक क्रमबद्ध तरीके से रेगुलर के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आपको इतिहास में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट के स्तर पर चाहे फैक्ट के स्तर पर, ये सारे एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। और स्पेशल रूप से अगर हम देखें तो RO-ARO और BO पर हमारा मुख्य फोकस है इस बैच का। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में। हम लोग इस समय साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और इसके 2 क्लासेस पहले जो है ली जा चुकी हैं। पहले में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जो एविडेंस हैं उनको कैटेगराइज कर हम लोगों ने समझा था। दूसरे लेक्चर में हमने जो है उसके जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर हमने जो है अध्ययन किया था। आज हम जो है साहित्यिक साक्ष्यों पर हम इसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत का आज हम अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और साहित्यिक स्रोत में जो है इस लेक्चर का मूल उद्देश्य है ब्राह्मण साहित्य पर। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उसको हमने जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया था। एक पुरातात्विक साक्ष्य था, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य था और तीसरा जो है विदेशी विवरण था मित्रों। तो कल हम लोगों ने जो है अपनी क्लास में इस चीज़ पुरातात्विक साक्ष्यों पर जो है डिस्कशन कर लिया था। आज जो है हम लोग साहित्यिक साक्ष्यों पर जो है चर्चा कर रहे हैं और फिर उसके बाद विदेशी विवरणों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जब हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करेंगे तो साहित्यिक साक्ष्यों को जो है हम इसके पहले जब इसका वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने ये कैटेगराइज करके बताया था, लेकिन मैं फिर से आपको उसका रिवीजन करवा रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता हो कि हम लोग किस क्रम में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास को पढ़ने के साथ साथ में हमें उसका क्रम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब क्रम को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा अध्ययन में एक सीक्वेंस बनता जाएगा, उसमें एक रुचि डेवलप होती जाएगी। तो मित्रों, आप लोग क्रम मत तोड़िएगा, इसी क्रम में अध्ययन कीजिएगा। तो जो साहित्यिक साक्ष्य मित्रों, इसे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में बांटा गया था, पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था। और ये जो धार्मिक साहित्य है इसे 2 भागों में बांटा गया था। एक क्या था, ब्राह्मण साहित्य था हमारा, और दूसरा क्या था, ब्राह्मणोत्तर साहित्य था हमारा। जो ब्राह्मण साहित्य था, इस ब्राह्मण साहित्य का जब वर्गीकरण किए थे हम तो क्या क्या किए थे, एक वेद था हमारा, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था हमारा, तीसरा आरण्यक था हमारा, चौथा उपनिषद था हमारा। इसे हम मित्रों श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं, हम लोग पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ का जो है, अन्य जो शामिल किए जाते हैं, इसमें पुराण आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं और महाकाव्य आते हैं मित्रों। इन्हें स्मृति साहित्य जो है कहा जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो श्रुति साहित्य को ऐसे साहित्य के रूप में जाना जाता है जिनका अध्ययन हम लोग जो है सुनकर करते थे, यानी श्रुतियों के माध्यम से सुनकर जो है इनके अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया जाता था। तो इसके अंतर्गत जो है 4 वेदों के 4 मतलब इसके अंतर्गत जो है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को जो है शामिल करते हैं मित्रों। ये जो श्रुति साहित्य है ये मोटे तौर पर जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 500 ईसा पूर्व
1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 500 ईसा पूर्व के बीच में इनकी रचना जो है हुई है। इनकी रचना जो है रचना काल इसका माना जाता है। और इन ग्रंथों से मूल रूप से जो है हमें इन 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व की जो है के मध्य जो है के बीच का मध्य गंगा घाटी के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और फिर पुराण, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आएंगे। स्मृति साहित्य में आएंगे मित्रों। जो स्मृति साहित्य है मूल रूप से इसमें हम लोग क्या है धार्मिक कानूनों, रीति रिवाजों और इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, वो स्मृति साहित्य के अंतर्गत करते हैं। और दूसरा जो वर्गीकरण है मित्रों ब्राह्मणेतर साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य के बाद दूसरा वर्गीकरण है ब्राह्मणेतर साहित्य का मित्रों। इस ब्राह्मणेतर साहित्य में हम बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ को अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो साहित्यिक साक्ष्य का जो पहला वर्गीकरण था धार्मिक साहित्य, इसमें हमने ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य को समझा था। और इसका जो दूसरा वर्गीकरण था लौकिक साहित्य था मित्रों। इस लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथों को जो है शामिल करते हैं मित्रों। अब हम एक एक करके जो है इनका जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उन पर जो है चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। और ऐसा नहीं है, एक चीज़ और भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं जो चीज़ यहाँ पर अभी हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा संक्षिप्त है मित्रों, क्योंकि अभी जब हम लोग इसको डिटेल में जब हम लोग जैसे ये हम लोगों का इतिहास के क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पर इन चीज़ों का उल्लेख आएगा वहाँ हम उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो हमें इस बात को लेकर ये परेशान नहीं होना कि सर ने बहुत शार्ट में यहाँ पर कर दिया है और यहाँ आप इसको यहीं पर ख़त्म मत मानिएगा। हम लोग जब टॉपिक के साथ में कवर करेंगे तो थोड़ा हम लोग डिटेल से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों जैसे ब्राह्मण साहित्य हो गया, नंबर 1 जो है पहला पार्ट हो गया ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, वेद आता है मित्रों। तो वेद क्या है, ये वेद है मित्रों ये तत्कालीन जो है हमारे वैदिक सभ्यता की जानकारी के जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है माने जाते हैं मित्रों। और इन वेदों के अध्ययन से ही मोटे तौर पर जो है हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी का ये स्रोत माने जाते हैं मित्रों। तो ये वेदों का जो वर्गीकरण है मित्रों ये 4 भागों में किया गया है। इसके 4 वेद है, ठीक है हमारे। एक ऋग्वेद है मित्रों। ये क्या है, ये प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। जो ऋग्वेद है ये मोटे तौर पर जो है ये 1500 BC से लेकर जो है 1000 BC तक के टाइम पीरियड इसका जो है माना जाता है मित्रों। और ये वैदिक साहित्य का जो है प्राचीनतम ये वैदिक ग्रंथ है मित्रों। और इसमें जो है यह 10 मंडलों में जो है विभक्त है मित्रों। और इसमें जो है 10 मंडल में विभक्त है। और जब हम लोग इसका वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करेंगे तब इसके 10 मंडलों का जो है डिटेल में वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वजह से इसको हम बहुत ज़्यादा यहाँ अभी डिटेलाइज नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद ये है कि इसमें देवताओं की स्तुति व प्रार्थना से संबंधित चीज़ें मिलती हैं। और इसके जो 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें 4 वर्णों का या चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद किससे संबंधित है, ये पीसीएस और आरोप परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है मित्रों कि ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है, तो देवताओं की स्तुति व प्रार्थना से संबंधित है। कई बार जो है 4 मैचिंग दे देते हैं कि ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो देवताओं की प्रार्थना स्तुति से संबंधित है। और कर्मकांड से कौन सा ग्रंथ संबंधित, यजुर्वेद संबंधित है। सामवेद सामवेद से संबंधित है। और जादू टोना वंशीकांड से अथर्ववेद संबंधित है। तो कई बार ऐसा क्या करते हैं कि ये चारों वेद दे देंगे और उनको जो है उनकी जो है विशेषता दे देंगे, उनको मैचिंग के लिए पूछ लेते हैं मित्रों। तो ऋग्वेद में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद यजुर्वेद में जब आएंगे तो ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है मित्रों। इसमें विभिन्न प्रकार की जो है यज्ञ की विधियां, यज्ञ कैसे करें, किस कर्मकांड के साथ में करें कि देवताओं तक आपकी प्रार्थना जो है डायरेक्ट रूप में पहुंच सके, तो इन चीज़ों का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है मित्रों। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो गद्य में और पद्य में दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो गद्य मतलब क्या होता है, पैरा साइड में, और पद्य मतलब क्या होता है, पंक्तियों में। तो एकमात्र ग्रंथ है जो गद्य और पद्य जो है दोनों में लिखा गया है, वो यजुर्वेद है। ये भी क्वेश्चन मित्रों पूछा गया है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में कि कौन सा वेद है, कौन सा एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया, तो यजुर्वेद है। कौन सा वेद है जो कर्मकांड प्रधान है, तो यजुर्वेद है मित्रों।
उसके बाद जो है हम देखते हैं तो सामवेद जो है, ये सामवेद जो है भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो वो सामवेद है। और ये जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना, अंधविश्वास आदि का जो है वर्णन मिलता है मित्रों। तो इस प्रकार से वेदों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उसको हमने अभी यहाँ कवर किया है। बाकी हम लोग जब वैदिक एज पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड, तो वहाँ पर हम लोग इसका अध्ययन डिटेल में करेंगे। अब मित्रों ब्राह्मण ग्रंथ आता है दूसरा। ब्राह्मण ग्रंथ में, इसमें प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। मतलब जो वेद है, इन वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए, क्योंकि वेदों की रचना पंक्तियों में की गई है, तो उसे गद्यांश में उसे लिखा गया है। उसे समझने के लिए उसका व्याख्या जो है गद्यांश शैली में जो उसकी व्याख्या की गई है। तो जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये प्रत्येक वेद की गद्य रचना है, यानी जो पंक्तियों में इनकी रचना की गई है, यानी इसमें डिटेल में उनका वर्णन किया गया है वेदों को समझने के लिए। तो मित्रों एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में मतलब मान के चलिए कि अक्सर वैदिक अगर साहित्य वैदिक सभ्यता से पूछा जाता है या स्रोत से पूछा जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और कई बार हम लोग जो है, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर आप देखिएगा तो कई बार इस फैक्ट को जो है पूछा गया है कि ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पूछा है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ऐतरेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो तैत्तिरीय है और शतपथ ब्राह्मण है। ऐसे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, जो हमारा पंचविश है और जैमिनी है। ऐसे हमारा अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपथ ब्राह्मण है। तो मित्रों ये प्री में जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से मित्रों, और हमें इस बात को ये कंटेस्ट कर लेना, याद कर लेना है कि जिससे एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर तीसरा हमारा आता है आरण्यक आता है। तो अरण्य मतलब अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। मतलब ये ऐसे जो है, ये ऐसे साहित्य को व्यक्त करते हैं जिनकी रचना जो है जंगल में हुई है, और जंगल में ही इनका एकांत में बैठकर जो है अध्ययन किया जाता था मित्रों। तो ये ग्रंथ जो है जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे, एवं इनका जो अध्ययन है वो जंगल में किया जाता था, इसलिए इसे अरण्यक साहित्य कहते हैं या अरण्य कहते हैं। ये दार्शनिक ग्रंथ है मित्रों। ये क्या है, ये दार्शनिक ग्रंथ है मित्रों, जिनके विषय में आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म है। मतलब इनका जो विषय है अरण्यक का, वो दार्शनिक ग्रंथ है। ये एक दर्शन से संबंधित है, और इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में जो चर्चा की गई है मित्रों। उसके बाद आता है उपनिषद आता है। उसके बाद मित्रों जो उपनिषद आता है, तो उपनिषद क्या है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, उस विद्या से होता है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में जो है सीखा जाता था, तो इसे उपनिषद कहते थे। यानी ये ऐसे ग्रंथों को व्यक्त करता है जो गुरु के समीप बैठकर छात्र जो है एकांत में अध्ययन करता था, वो उपनिषद कहलाता है मित्रों। और उपनिषद में क्या है, ये आत्मा, इसमें जो है आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में जो है दार्शनिक चिंतन जो है किया गया है मित्रों। और इनकी संख्या जो है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है। पीछे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। उसके बाद जो है सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, वो जो है मुंडकोप उपनिषद से जो है लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हम, या मतलब आरू परीक्षा में भी और पीसीएस में पूछा गया कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है मुंडकोप उपनिषद से मतलब सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से यह लिया गया है मित्रों। उसके बाद आता है पुराण। एक मिनट, उपनिषद। उसके बाद मित्रों जो आता है पुराण। यहाँ से मित्रों हमारा जो है ये श्रुति साहित्य जो है खत्म हो जाता है। श्रुति साहित्य में 4 आते हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, और ब्राह्मण आता है, अरण्यक आता है और उपनिषद आता है। उसके बाद जो है पुराण। हाँ, उसके बाद जो पुराण स्मृति साहित्य का ये ग्रंथ है मित्रों, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया है। ये जो पुराण है ये प्राचीन आख्यानों से युक्त जो है ग्रंथ है। यानी इसमें क्या मिलता है, प्राचीन जो है कविता, कहानी और कथाओं का जिक्र जो है पुराणों में जो है मिलता है। और इससे जो है
ये ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण जो है मिलता है मित्रों पुराणों में ही मिलता है। ठीक, और पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है मित्रों। उसके बाद जो है सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक जो पुराण माना जाता है वो जो है मत्स्य पुराण को जो है माना जाता है मित्रों, जिसमें विष्णु के जो है 10 अवतारों का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। तो पुराणों में क्या है, सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है मित्रों। इसमें विष्णु के जो है 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसके बाद जो है ये पीसीएस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों, आया है। आप क्वेश्चन उठाकर देखिएगा कि अमरकोश में पुराणों के 5 विषय का जिक्र किया गया है, या 5, ये जो अमरकोश नामक ग्रंथ है इसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। तो पीसीएस 2015 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आया था कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र जो नामक ग्रंथ जो है किससे संबंधित है। ठीक, तो कई ऑप्शन उसमें थे, ब्राह्मण का है, आरण्यक का है, पुराण का है, उपनिषद का है, किसका है। तो उसका सही आंसर क्या था, ये पुराणों का है। ये पुराणों का क्लासिफिकेशन है मित्रों। और अमरकोश में जो है ये अमरकोश नामक ग्रंथ है, इसमें जो है पुराणों के 5 विषय बताया गया, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। इसका हम डिटेल से इसके बाद ये सर्ग क्या है, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित ये क्या है, इसका हम पढ़ेंगे जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मित्रों आता है महाकाव्य, आता है, एक मिनट, पुराण आता है मित्रों। पुराण के बाद जो है स्मृतियाँ आती हैं। पुराण के बाद जो है पुराण के बाद मित्रों स्मृतियाँ आती हैं। तो स्मृति क्या है, ये स्मृति इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के अनुसार धर्मशास्त्र के रूप में जो है जाना जाता है। ये धर्मशास्त्र के रूप में इनको जाना जाता है। और इनसे क्या होता है, सामाजिक नियमों की चर्चा जो है इसमें जो है की गई है। यानी स्मृति क्या है, ये इन्हें एक धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो हम लोगों का जो समाज होता था, जो हम लोगों का जो राज्य व्यवस्था होती थी, उनमें जो है धर्म का मित्रों बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। और हमारा जो समाज होता था वो धर्म व धार्मिक नियमों के द्वारा ही नियमित व संचालित जो है होता था मित्रों। तो ये जो स्मृतियाँ होती थी ये जो है धर्मशास्त्र का काम करती थी। और इनसे जो है सामाजिक नियम, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक नियम थे उनका जो है हमें ज्ञान होता था मित्रों। जैसे मनुस्मृति, जैसे हम लोग अभी भी कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आप मनुवादी सोच के हैं, ठीक है, या मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो क्या है ये मनुवादी मानसिकता या मनुवाद क्या है, ये मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था ये उसी से लिया गया शब्द है मित्रों। और मनुस्मृति में क्या था, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के जो धार्मिक कानून थे ये सबसे पहले जो है, जैसे हम लोग का इस समय जो हम लोग का राज्य या समाज है किससे नियंत्रित होता है, संविधान से नियंत्रित होता है। ऐसे जो प्राचीन भारतीय इतिहास था मित्रों वो मनुस्मृति की बहुत ज़्यादा मान्यता थी और इसी धार्मिक कानूनों से जो है समाज जो है बेहतर स्तर पर संचालित होते थे। तो ये मनुस्मृति हो गया, विष्णु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, ये सब स्मृतियों की रचना की गई थी धर्मशास्त्र के रूप में मित्रों। और इन स्मृतियों के माध्यम से तत्कालीन जो है कई जो है ऐतिहासिक वंशावलियों की और कई राजवंशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का भी ये स्रोत है मित्रों। जैसे नारद स्मृति जो है ये गुप्त काल का, ये गुप्त वंश का जो है इससे जो है विवरण जो है प्राप्त होता है। यानी गुप्त वंश के बारे में जानकारी का स्रोत नारद स्मृति है मित्रों। और इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नारद स्मृति पर टीकाएँ किसने किसने लिखी है। तो टीका मतलब क्या था कि इसका जो एक्सप्लेनेशन या इसकी जो है व्याख्या जो है किसने किसने की है। कि नारद स्मृति लिखने के बाद में इसकी व्याख्याएं किसने किसने की है, भारूच ने किया है, मेघातिथि ने किया है, कुल्लुक भट्ट ने किया है और गोविंद राज ने किया है। इन 4 लोगों ने मित्रों नारद स्मृति पर जो है टीकाएँ लिखी हैं। कौन कौन है, एक भारूच हैं, दूसरा मेघातिथि हैं, तीसरा गोविंद राज है और चौथा कौन है, कुल्लुक भट्ट है। तो क्वेश्चन बनता है मित्रों पीसीएस में कि नारद स्मृति पर निम्नलिखित में से किसने टीकाएँ लिखी है। तो इन चारों ऑप्शन, ये चारों लोगों को हमें याद रखना है। अगर कोई एक दो ऑप्शन में देगा, एक आध दो गायब कर देगा और फिर पूछ लेगा कौन सही है इसमें।
फिर उसके बाद मित्रों है महाकाव्य आता है, यानी पुराण हो गया, स्मृति हो गया, महाकाव्य हो गया। और महाकाव्य पढ़ने के बाद में हमारा जो है स्मृति साहित्य जो है खत्म होगा, और ये श्रुति और स्मृति मिलाकर पूरा जो है ब्राह्मण साहित्य की जो है रचना करते हैं मित्रों। तो महाकाव्य जो है हमारा, महाकाव्यों में दो महाकाव्य जो है, महाकाव्य ऐसे काव्यों को कहते हैं जिनका मित्रों ऐतिहासिक विवरण के रूप में जो है साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब ऐतिहासिक जिनका जो है पुरातात्विक साक्ष्य का उल्लेख नहीं मिलता है, केवल साहित्य के माध्यम से इनका उल्लेख जो है मिलता है, ऐसे ग्रंथ को जो है महाकाव्य कहा जाता है। तो महाकाव्यों में किसको किसको शामिल करते हैं मित्रों? एक रामायण को शामिल करते हैं, और दूसरा जो है महाभारत जो है ये हमारे महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। ठीक है, अब रचना इनकी जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था रामायण की रचना, और इसे मित्रों चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। तो रामायण को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण की रचना किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। इसे चतुर्विंशति संहिता कहते हैं। चतुर मतलब होता है 4 और विंशत मतलब होता है 20, यानी जहाँ पर जो है 20 और 4 24, तो जहाँ पर 24,000 जो है इस श्लोकों का संग्रह है, इसलिए इसे हम रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। फिर अगला जो है मित्रों महाभारत। तो महाभारत की जो रचना है ये महर्षि व्यास जी ने किया था। रामायण की रचना जो है महर्षि व्यास जी ने किया था, और मित्रों इसे जय संहिता और शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है मित्रों। ठीक है, 2014 के आरोप प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन आया था मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, क्योंकि इसमें जो 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, इसलिए इसे जो है शत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है मित्रों। फिर आगे मित्रों ये षड दर्शन की चर्चा, अब ये कोई इसका जो है कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके ये बस ऐसे ही हम यहाँ से क्वेश्चन बनता है मित्रों कि षड दर्शन में कि प्राचीन वहाँ से ब्राह्मण साहित्य वहाँ खत्म हो चुका है मित्रों। अब आगे हम एक टॉपिक है कि षड दर्शन प्राचीन, मतलब क्वेश्चन आता है प्रारंभिक परीक्षा में कि षड दर्शन के अंतर्गत जो है किनको किनको जो है शामिल करते हैं। तो षड दर्शन पहले है क्या? तो ये जो है आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु से संबंधित है, यानी इस षड दर्शन में आत्मा, परमात्मा, जीवन व मृत्यु से संबंधित चीज़ों का उल्लेख जो है किया गया है। और इनके जो है इस षड दर्शन में जो है ये 6 जो है दर्शन हैं मित्रों, और ये इनके प्रवर्तक हैं। ये कई बार जो है पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट भी पूछा गया है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। वैसे सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के वादरायण या व्यास जी थे मित्रों। और कई बार ये सिंगल पर भी क्वेश्चन बनता है, और कई बार ये मैचिंग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बन जाता है, जहाँ 3-4 अपना दे दिए, इसमें मैचिंग के लिए पूछ लिए मित्रों। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है साहित्यिक स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य का हमने जिक्र किया है मित्रों। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है ब्राह्मणोत्तर साहित्य, जिसमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, और फिर उसके बाद जो लौकिक साहित्य जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथावलियों के बारे में आदि की जो है चर्चा की गई है, हम उनका जो है अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे संस्थान के वीडियो आपको अनवरत रूप से मिलते रहें। जय हिंद मित्रों।